अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज ट्विटर स्पेस में कुछ सहाफ़ियों ने जो है वो जमा होके मुल्की सियासी मंज़रनामे पे जो है वो गुफ्तगू की कि मुल्क में क्या हालात चल रहे हैं, कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है, कौन जो है वो स्ट्रिंग्स को खींच रहा है। इस हवाले से जो है वो मुख्तलिफ़ जर्नलिस्ट और दूसरे कम्युनिटी के लोग जो है वो इस ट्विटर स्पेस में शामिल हुए, अपनी आरा से आगाह किया। आइए उनकी ज़बानी जानते हैं कि मुल्की सियासी मंज़रनामा इस वक्त क्या है। अभी जो खान साहब की हुकूमत गई तो जितने भी इनकी पार्टी को छोड़कर गए हैं उनके अलाइज के अलावा जो पार्टी थी जैसे एमक्यूएम थी उनसे हटके जो पीटीआई के थे जो छोड़कर गए हैं, तो मेरा तो यही मानना है कि वो सब जो है वह किसी के कहने पे छोड़ कर गए। और किसने उनको कहा, क्यों कहा, उनमें से अक्सर को मैं जानता हूँ और पिछले इलेक्शन में कुछ को आखिरी टाइम के ऊपर जितवाया गया इलेक्शन, और हालांकि वो हार रहे थे। तो जाहिर है जो आपको जितवाता है आपने उसी की बात माननी है। इसके अलावा अगर एमक्यूएम को देखें तो एमक्यूएम के माजी से हम सब लोग वाकिफ हैं। जितनी भी एमक्यूएम की लीडरशिप है, आप क्या समझते हैं कि वो अपने फैसले करने में आज़ाद है? उनको किसी तरह ब्लैकमेल नहीं किया जाता होगा? किया जाता है डेफिनेटली। तो ज़ाहिर है वो छोड़ कर गए हैं। अदरवाइज पीटीआई को उनके छोड़ के जाने की कोई उन्होंने जो है वो ठोस वजह नहीं बताई अभी तक। अब आज की वीडियो की बात करते हैं जो आज़म स्वाति साहब ने दुख भरे अंदाज में, और वो बिल्कुल टूट कर बता रहे थे, बहुत ही काबिल मज़म्मत है और ये इस तरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर किसी के पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी की आवाज़ को या किसी की उसकी वीडियो बना सकते हैं, तो क्या उनकी ये सलाहियत मुल्क के जो शहरी हैं, बाइज़्ज़त शहरी हैं, शरीफ शहरी हैं, और ख़ासकर वो सेनेटर भी हैं, तो क्या इसको उसके लिए इस्तेमाल होना चाहिए या मुल्क के जो दुश्मन हैं उसके उनके लिए इस्तेमाल होना चाहिए? और सबको पता है कि ये किसने किया है। उसके बाद एफआईए को किसी ने नहीं कहा और उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन आ गई जी कि ये डीप फेक टेक्नोलॉजी से बनाई गई है और ये फेक है, हालांकि किसी ने उनको भेजी तक नहीं है। तो क्या ये मतलब मुल्क किस तरफ जा रहा है? और मेरा ख्याल है कि मुल्क मज़ीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता, और सबको जो है वो ख़ासकर सियासतदानों को मिल बैठ के फ़ैसले करने चाहिए। और ख़ान साहब की ये पॉलिसी बिल्कुल गलत है कि मैं किसी से बात नहीं करूँगा। देखें, आपका जितना बड़ा दुश्मन हो आपको उससे बात करनी पड़ती है। सुलह हुदैबिया को ले लें और बहुत सारी मिसालें हैं। तो बात तो करनी चाहिए, और बात अगर आप नहीं करेंगे तो आप सियासतदान ही कमज़ोर होंगे और दूसरों को मौका मिलेगा कि वो आपके ऊपर सवार हो जाएं। जी, थैंक यू। जी वकास हमारे साथ वकास साहब हैं, बिजनेसमैन हैं। ये उनसे हमने अगर हमें सुन सकते हैं तो वो अपना इनपुट हमें दे के मौजूदा सूरत हाल का बिजनेस पे क्या असर है। दूसरा, अमजद साहब आप जो कह रहे थे ना कि ये जो उसकी सवाती साहब के वीडियो या एमक्यूएम के स्पेशली छोड़कर जाने के और आने के, इसमें देखें एमक्यूएम जाहिर है जो 2018 में भी ज्वाइन की थी वो किसी के कहने पे की थी, और दूसरे बाप और जिस तरह के एलाइज हैं, और 2022 में जो उससे क्या नाम है ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त जो रूट के गई है तो वो भी किसी के कहने पे। तो ये जो है मतलब मुकम्मल सच ये है कि 2018 में भी किसी के कहने पे गई थी एमक्यूएम और दूसरे पार्टीज, और 2022 में भी। तो मुकम्मल सच ये है। जी वकास साहब आप अपना इनपुट दीजिएगा। इसरार भाई सॉरी, जस्ट मुझे 20 सेकंड चाहिए। जी अगर जी जो जी जी लोग ये जी जी। कहते हैं कि 2018 में इमरान खान साहब जो है वो किसी की सपोर्ट के बगैर आए थे, तो ये बिल्कुल गलत है। वो भी किसी की सपोर्ट से आए थे, और अब गए हैं तो किसी की मुखालफत से गए हैं। तो ये सियासतदान ही हैं जो दूसरों को मौके फराहम करते हैं कि उनको सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है और उनको मुखालफत की भी ज़रूरत पड़ती है। तो बिल्कुल खान साहब 2018 में भी किसी की सपोर्ट से ही आए थे, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। जी शुक्रिया। जी वकास साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरी आवाज़ आ रही है आपको?
جی ہمیں آپ کی آواز آ رہی ہے وقاص صاحب، آپ بتائیے گا کہ بزنسز کی موجودہ سیاسی منظرنامے کا، صورتحال کا بزنسز پہ کیا امپیکٹ ہے؟ اچھا جی، میں اس میں بیک ورڈ سے بات شروع کروں گا۔ اس وقت پاکستان میں یہ جو سارا خانہ جنگی کی کیفیت بنائی گئی ہوئی ہے، اور ہم نے دیکھا پچھلے دنوں میں کہ پنجاب ریجیمنٹ مردان کے سامنے، اس کے بعد پشاور میں کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے، اور کئی جگہوں پہ اس طرح کے منظر ٹویٹر پہ ہمیں نظر آتے رہے۔ تو یہ اس وقت جو یہ صورتحال ہے، یہ صرف وزارت عظمیٰ کے حصول کے لیے نظر نہیں آ رہی، بلکہ پس پردہ سازشوں اور گراؤ جگاؤ کے ذریعے یہ سپہ سالاری کے حصول کی جنگ بھی جاری ہے۔ ہمیشہ کی طرح اب بھی ہمارے سیاستدان خفیہ طاقتوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، اور ان کی ناعاقبت اندیشی کی وجہ سے یہ سب کچھ معاملات جہاں تک پہنچے ہیں۔ اور ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اسی طرح شیخ مجیب الرحمان صاحب کو بھی ایسے ہی ظاہر پہلے ان سے زیادتیاں بھی ہوئیں، اور ان کی طرف سے بھی کچھ چیزیں غلط ہوئیں، اور نتیجہ کیا نکلا، اور پھر آخر میں مجیب الرحمان صاحب کا اپنا انجام کیا ہوا، یہ سب ان سیاستدانوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سیاستدانوں کو ہی صرف مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے، بلکہ طاقتور جو ادارہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے اس کو اپنی آستین کے سانپوں کو بھی پکڑنا چاہیے۔ یہ جتنا بھی اس وقت بحران ہے، یہ صرف سیاسی نہیں ہے، یہ معاشی بھی ہے اور سلامتی کا بحران بھی ہے، اور اس کے اصل ذمہ دار وہی لوگ ہیں جن کے پاس جو طاقت کا اصل مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف ہمارے اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتوں کے درمیان محاذرائی جاری ہو، اور ہم دیکھیں کہ چودھری پرویز رائی صاحب، شیخ رشید احمد صاحب یا فواد چودھری صاحب جیسے لوگ وہ اسی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہوں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خرابی کہیں ادارے کے اندر بھی موجود ہے جس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اب آپ کا سوال چونکہ معاشی اور کاروباری اعتبار سے تھا، تو دیکھیں سب سے زیادہ اس پوری اقتدار اور اختیار کی کشمکش میں جو سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں وہ ایک ہمارے ادارے ہو رہے ہیں، ہمارے سلامتی کے ادارے ہوں، اور اس کے علاوہ ہمارے معیشت اور عام آدمی جو ہے وہ سب سے زیادہ اس صورتحال سے سفر ہو رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب سے یہ عدم اعتماد کی تحریک آئی اور غیر آئینی طور پر ہم نے دیکھا کہ کیسے اسپیکر نے وہ کام کیے جو اس کے کرنے والے نہیں تھے، اور پاکستان کی ہسٹری میں آئینی بحران پیدا کیا گیا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 170 روپے سے ڈالر کی قیمت جو ہے وہ بڑھتی ہوئی 240 روپے تک بھی پہنچی، جو ابھی بھی 225 اور 20 کے درمیان ہے۔ اب ظاہر ہے یہ ساری مہنگائی کی لہر جو ہے اس کو عام آدمی برداشت کر رہا ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر جو شرح سود ہے وہ 15% قائبہ ریٹ ہے، اور عملاً کوئی بھی کاروبار کے لیے آپ قرضہ لیتے ہیں تو وہ 20% تک پہنچ رہا ہے۔ اور اس وقت امریکہ کی مثال دیتے ہیں جس نے پچھلے 6 مہینوں میں شرح سود بڑھائی، لیکن 3.5% پہ جا کے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اب اس سے اوپر نہیں کر سکتے، نہیں تو ہماری معاشی ترقی کی رفتار سست ہو جائے گی اور کیش فلو کا پرابلم آئے گا بزنس کمیونٹی کو۔ ایک طرف تو ایسے ملک ہیں جو 3.5% سے بھی زیادہ شرح سود نہیں لے جانا چاہ رہے، اور دوسری طرف پاکستان کے اندر اس وقت دنیا میں چوتھے نمبر پہ پاکستان ہے جس کی شرح سود سب سے زیادہ ہے۔ تو اس وقت ضرورت اس چیز کی تھی کہ اس بزنس کی گروتھ کے لیے سیاسی استحکام پیدا کیا جاتا، آپس میں سیاسی جماعتیں بیٹھتی، اور ملک جو دیوالیہ ہونے کے بالکل قریب پہنچ گیا ہے، یہ تو بس مینج کیا ہوا ہے، اس کی طرف توجہ دیتے اور یہ دیکھتے کہ کس طرح سے ہم اپنی معیشت کو بہتر کر سکتے ہیں اور کیا کام ہمیں کرنے والے ہیں۔ ظاہر ہے اگر پاکستان ہوگا تو پھر ہم سب لوگ ہیں، ہم سب سیاست بھی کریں گے، ہم سب جو ہے ایک دوسرے پہ تنقید بھی کریں گے، اور اگر خدا نخواستہ پاکستان کو نقصان پہنچے گا تو ظاہر ہے ہمارے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں آئے گا۔ جزاک اللہ۔ جی بہت شکریہ وقاص صاحب۔ ہمارے ساتھ عبداللہ فاروقی صاحب کو میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ آ جائیں اوپر ذرا اسپیکر پہ، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔
फैज साहब भी हैं हमारे साथ, अहमद साहब को भी मैं कहता हूं कि वो ज़रा ऊपर आ जाइए स्पीकर में। हमारे साथ दूसरी है कि क्या नाम है, अहमद वकास साहब, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि इसमें जो जो हालात चल रहे हैं, जो हालात मुल्क में कुछ अरसे से हुए हैं, ये बहुत मुल्क की सालमियत के लिए भी और मुल्क की इंटेग्रिटी, ज़ाहिर मईशत ही बुनियाद है। अब तो राशन लेकर जा रहे हैं, हमें का कायम रहना, सस्टेन करना, बरकरार रखना ये ज़रा मुश्किल है। तो ज़ाहिर है हमारा भी वक्त एक मामला है कि हमें अपने मईशत के हालात बहुत गंभीर है, इसके साथ ही हमारी जो पॉलिटिकल हमारी जो वो है सियासी जो बहरान है, सियासी कशमकश है, वो भी अपने इंतहा पे है। ज़ाहिर है वो जो माशी बहरान है, इसको उसकी वजह से, सियासी बहरान की वजह से वो मज़ीद उसमें वो गंभीर होता जा रहा है। तो अल्लाह सबको अक्ल और होश के नाखून लेने की हिदायत की दुआ है कि अक्ल और होश के नाखून लें हमारे जो अरबाब इख्तियार है। अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। अहमद साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जो वकास साहब ने भी जो गुफ्तगू की है, जो मईशत के हवाले से, जो सियासी हालात के हवाले से। बिल्कुल ठीक बात की उन्होंने सर। वो एज ए बिजनेसमैन उनकी जो परेशानियां हैं, ज़ाहिर है वो उसको बेहतर उस पर लाइट डाल सकते हैं, रोशनी डाल सकते हैं। ऐसा ही है, दिवालिया होने का जो ख़तरा है मुल्क का, वो ज़ाहिर है बढ़ा हुआ है। असल में तो पॉलिटिकल सिचुएशन जब ट्रिगर करती है तो उसका पहला जो एक इम्पैक्ट होता है वो पॉलिटिक्स आपकी मईशत के ऊपर होता है। मैं पिछले दिनों न्यूयॉर्क टाइम का एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि ये जो एनर्जी क्राइसिस है दुनिया भर में, उन्होंने इसको लिंक किया है कि मुख्तलिफ मुल्कों की जो पॉलिटिक्स की सूरत हाल है ये उसको भी ऊपर नीचे करेगा। ज़ाहिर है चूँकि वो जब कीमतें बढ़ती हैं तो आपका इन्फ्लेशन बढ़ता है, परचेजिंग पावर जो है आपकी लॉस करती है, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो आपकी हुकूमतों के ऊपर आता है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क जहाँ ऑलरेडी जो आपकी सियासत है वो बिल्कुल ही कमज़ोर से उसके ऊपर खड़ी होती है, वो तो एक बहाना सा चाहिए होता है। सूरत हाल आपके सामने, यही इमरान खान साहब थे, आप देख लें, लोग मुंह छुपाए हुए फिरते थे। ये तो बाद में उन्होंने